हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सही स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन नंबर 38 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 39 से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए यूजर आईडी फॉलोड बाई फिल इन द ब्लैंक साइन एंड देन द नेम ऑफ द ईमेल सर्वर दैट मैनेज द यूजर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो बेसिकली यहाँ पे बात करिए कि हम क्या करते हैं जब भी आप ईमेल लिखते हो। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं admin@sbi.co.in, है ना। आपको सभी को पता है sbi.co.in बेसिकली किसका है, जो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी ऑफिशियल डोमेन है। तो कई बार आप देखते हो जो ऑफिशियल पर्सन्स होते हैं, उनकी ऑफिशियल जो मेल्स होती है वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं। तो मान लेते हैं, एक उनकी एग्जांपल लेते हैं कि उनका एक एडमिन का जो ईमेल एड्रेस है वो ये है, या फिर उनका ईमेल है एडमिन का वो ये है, admin@sbi.co.in। तो यहाँ पे देखो होता है क्या है, सबसे पहले जब आप लेफ्ट साइड की बात करते हो किसी भी ईमेल की, तो लेफ्ट साइड पे क्या आता है आपको, लेफ्ट साइड पे आपको हमेशा यूज़र आईडी दी जाती है। कई बार यूज़र आईडी भी लिखा होता है, कई बार वहाँ पे ना यूज़र नेम भी लिखा होता है। बस आपने एग्जामिनर के वे में समझना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा हुआ है। तो यूज़र नेम या फिर यूज़र आईडी उसी चीज़ को बोलते हैं जो हम हमेशा, जो हमारा सिंबल आता है, कौन सा सिंबल, सिंबल। सिंबल के जो हम लेफ्ट साइड पे जो भी डाटा लिखते हैं वो डाटा क्या होता है, उस ईमेल का यूज़र नेम होता है। वही जो हम राइट साइड में लिखते हैं वो क्या बन जाता है, राइट साइड किसके, राइट साइड हमारे सिंबल की। वही लिखा है ना यहाँ पे कि ईमेल एड्रेस क्या करता है, टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, कि उसमें यूज़र आईडी भी होता है या फिर यूज़र नेम भी होता है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है बेसिकली किस ईमेल सर्वर के थ्रू उसको मैनेज किया जा रहा है उसके बारे में भी वहाँ पे मेंशन होता है। तो वो कौन सा सर्वर या फिर कौन सा सिंबल होता है, वो का वो सिंबल होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वैसे राइट आंसर बन जाएगा। बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यही इंपॉर्टेंट बनती है कि यूज़र नेम हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, वहीं हमारे पास जो राइट साइड होता है वहाँ पे हम क्या बोल देते हैं इसको, ये हमारा डोमेन नेम बन जाता है। किसी भी मेल सर्वर का ना अपना कुछ डोमेन नेम भी होता है, जैसे हमारा sbi.co.in, मतलब ये किसका डोमेन है, ये बेसिकली किस टाइप के जो मेल सर्वर है वहाँ उसके लिए इसको यूज़ किया जा रहा होगा। ऑब्वियसली सर ये हमारे पास एसबीआई का मेल सर्वर होगा। तो देखो ऐसे करके भी ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आप हमें बताओ कि जो हमारे पास राइट साइड है किसी ईमेल में, उसको क्या बोला जाता है, उसको डोमेन नेम बोला जाता है। सम टाइम ना उसको मेल सर्वर भी बोल दिया जाता है, क्योंकि देखो होता है क्या है, जो आपका मेल सर्वर है ना वही तो बताता है कि आप जो मेल कर रहे हो वो किसको कर रहे हो, कौन से सर्वर पे वो मेल जा रही है। तो जो जिस मेल आईडी, जो मेल सर्वर sbi.co.in का होगा, इसका मतलब है कि जो ये मेल सर्वर है, ये मेल सर्वर किसका है, हमारा सर एसबीआई बैंक का ये मेल सर्वर है। तो ये छोटे पॉइंट आते हैं। सिंबल हम यूज़ करते हैं, और सिंबल किसने बनाया था, रे टॉमिल्सन ने इसको बनाया था। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, और रे टॉमिल्सन के द्वारा इसको बनाया गया था। ओके। और रे टॉमिल्सन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट ईमेल क्या किया था, सेंड किया था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं और ये सारी चीज़ें पूछी भी जाती है रो टॉमिल्सन के द्वारा। ओके। तो कुछ पॉइंट आते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको आपने काइंडली नोट कर लेना है। बाकी लेफ्ट साइड पे हम यूज़र आईडी की बात कर देते हैं। देखो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी आपकी ईमेल है, मान लेते हैं यही आपको क्वेश्चन में दे दिया, admin@sbi.co.in, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुट कर दिया कि बताओ इस ईमेल आईडी में यूज़र आईडी कौन सी है या फिर यूज़र नेम कौन सा है। तो ऑप्शन दे दिया उन्होंने, एसबीआई दे दिया ऑप्शन पहला, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे दिया एडमिन, तीसरा ऑप्शन उन्होंने मान लेते हैं, जो सपोज कर लेते हैं, उन्होंने दे दिया sbi.co.in ऐसे करके दे दिया, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया उन्होंने ऑल ऑफ दीज। अब जिसको पता होगा वो तो टिक कर देगा, क्या हमारा सर एडमिन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब जिनको पता नहीं होगा कि यूज़र नेम कौन सा होता है, वो बच्चे कंफ्यूज होंगे SBI और SBI.co.in में, क्योंकि उनको लगेगा एक जैसे ऑप्शन दिए हैं एग्जामिनर ने, तो आंसर क्या होगा, इन दोनों में से एक में ही होगा। क्योंकि मैक्सिमम जो से कभी भी एग्ज़ाम हम सेट करते हैं, तो हम जो एग्जामिनर सेट करता है बेसिकली, तो वो कैसे सेट करता है, ऐसी सारी चीज़ें ही सेट करता है। डालेगा वो बेसिक ही, पर वो ऐसे क्वेश्चन पुट करेगा आपसे ताकि आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाए। तो आपने हमेशा याद रखना है कि एडमिन या फिर यूज़र नेम कौन सा होता है, और हमारा जो डोमेन नेम वो कौन सा होता है। डोमेन नेम हमेशा सिंबल के राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, और जो हमारे पास से यूज़र नेम होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में आता है। तो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, इंपॉर्टेंट आते हैं। और वैसे ही मैंने आपको बता ही दिया, रे टॉमिल्सन ने इसको बनाया था, और ये कब की बात है, ये मैंने पहले भी जस्ट समझाया था, पर आपने नोट करना है जिन्होंने नेट नहीं किया होगा। 1971 में इसको क्या किया था इनके द्वारा, ये सारा काम किया गया था। फिर सिंबल को हमें
यूज़ किया था। वहीं हमारे पास जो अलग अलग डोमेन्स नेम होते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमने sbi.co.in देख लिया। इसके अलावा मैंने आपको अलग अलग डोमेन नेम्स के बारे में बताया था। जस्ट आपकी रिवीजन मैं करवा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था हमारे पास .com होता है, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारी वेबसाइट क्या होती है, कमर्शियल वेबसाइट होती है, जैसे amazon.com है ना, flipkart.com। तो ये क्या है, हमारे पास कमर्शियल वेबसाइट है। वहीं हम .edu करके पढ़ते हैं, तो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जैसे देख लेते हैं .in देख लेते हैं, तो .in किसका है हमारे पास, ये इंडिया का है। वही अगर हम बात कर लेते हैं .gov, .gov कौन यूज़ करता है, गवर्नमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, पर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अलग अलग जो हम डोमेन होते हैं वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कमर्शियल के लिए हम कॉम यूज़ करते हैं, एजुकेशन के लिए हम .edu, इंडिया के लिए हम .in, गवर्नमेंट के लिए .gov, और कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए हम org का यूज़ करते हैं। org स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो छोटे पॉइंट हैं पर इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। हमेशा याद रखना है अलग अलग टाइप ऑफ डोमेन्स होते हैं, और जैसे कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे पास अलग अलग डोमेन होते हैं वो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारे पास डोमेन है, पर्टिकुलर जो डोमेन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपने हमेशा याद रखना है, जो भी ऐसी वेबसाइट या फिर जो भी ऐसी हमारे पास वेबसाइट जिसके लास्ट में .org है, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे अब नॉर्मली अगर मैं बात कर लूँ, आपने हमेशा देखी होंगी कोई भी वेबसाइट आपने देखी होगी, उसका नाम कैसे होता है, www.google.com, है ना। पर कई वेबसाइट्स होती हैं वो ऐसे भी होती हैं, क्या होती हैं, www.abc.org। तो जो जो भी ऐसी वेबसाइट जिसके लास्ट में ना जो उसका डोमेन है वो .org से ख़त्म होता है, तो आपने हमेशा समझना है कि .org किस चीज़ को बताने का काम करता है। ये बताता है कि जो भी ये वेबसाइट है, मतलब जो भी इस वेबसाइट के अंदर डाटा है, या फिर जो भी पर्सन इस वेबसाइट का एक तरीके से मालिक है, वो क्या है, वो एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है। ओके, मतलब ऐसी संस्थाएं भी होती है ना जो बेसिकली प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, वो लोगों की हेल्प करने के लिए क्या करती हैं आगे, मतलब वो लोगों की हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ बनाई होती हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को जो उनका ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिशियल डोमेन्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, .org के नाम से होती हैं। तो इसको आप ऐसे मतलब नोट कर सकते हो, नॉन प्रॉफिट करके इसको आप ऐसे नोट कर लेना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके आप नोट कर सकते हो। वहीं जैसे हमारे पास इंडिया का IN है, वही हम यूके का पढ़ते हैं डॉक यूके, है ना। ये बेसिकली हम किसको बनाते हैं, ये हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम इसको, ओके, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये जो साइट है ये कहाँ की है, यूनाइटेड किंगडम की ये साइट है। वैसे हमारे पास .USA, तो USA.USA की कहाँ की साइट होगी, हमारे पास USA की साइट होगी। तो देखो जो भी कंट्री के नाम की जो डोमेन्स होती हैं, जैसे यूके है, USA है, .in है, इन सभी को हम क्या बोल देते हैं, इन सभी को हम बेटा टॉप लेवल डोमेन बोल देते हैं। हमेशा याद रखना है, जो भी हमारे पास किसी भी कंट्री की डोमेन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। ऐसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ना एग्जाम आपसे पूछ लेता है कि बताओ इनमें से टॉप लेवल डोमेन कौन सा होगा। तो टॉप लेवल डोमेन वही होते हैं जो बेसिकली किसी कंट्री को बताने का काम करते हैं। जैसे इंडिया का कंट्री कोड क्या है, वो है हमारे पास .in, है ना। तो इंडिया का टॉप लेवल डोमेन क्या होगा, .in होगा। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको भी आपने नोट करना है। बाकी इसके अलावा .com है ना, ये भी हमारे पास हम बोल देते हैं टॉप लेवल डोमेन में आता है ना। इसके अलावा .net होता है, ये सारे हमारे पास टॉप लेवल डोमेन्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाकी हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास अलग, जैसे कि हम यहाँ पे ईमेल की बात कर रहे हैं, तो ईमेल में मैंने आपको प्रोटोकॉल भी बताए थे, है ना। SMTP हम पढ़ते हैं, STP हम पढ़ते हैं, है ना। SMTP हम कब पढ़ते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, जब भी हमें मेल कोई भेजनी होती है तब हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करते हैं। जब हम डाटा रिसीव करते हैं तो रिसीव करने के लिए हम पढ़ते हैं IMAP प्रोटोकॉल। एक हम पढ़ लेते हैं POP3 प्रोटोकॉल। इसी के बारे में जो भी पेपर भी हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, है ना। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है मेरे से तो उनको पता है कि सर आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन पहले भी की हैं। तो सारा डाटा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में, ये सारी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट बनती है। अब यहाँ पे हम ईमेल की बात कर ही रहे थे, तो ईमेल में जो आपका यूज़र आईडी होता है ना, तो यूज़र आईडी में हमेशा आपने याद रखना है, आप ना अलग अलग सिंबल यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं सिंपल बोलूँ कि ऐसा कौन सा सिंबल है, या फिर ऐसे कौन से सिंबल्स हैं जिनको आप ईमेल आईडी में यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको स्पेस देना है, जैसे मान लेते हैं मुझे अपना ईमेल आईडी बनानी है ऑफिशियल, तो हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बना लेंगे कॉम
और यहाँ पे स्पेस की जगह यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर लगा दिया ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉम अंडरस्कोर एजुकेटर। तो जहाँ पे ना हमें स्पेस देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, या तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, मैंने इससे कर दिया कॉम डॉट एजुकेटर। ओके, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सर आप अंडरस्कोर सिंबल का यूज़ भी कर सकते हो, किसमें, आपके यूज़र आईडी में, और आप पीरियड सिंबल का भी यूज़ कर सकते हो ना। पीरियड हम बोल देते हैं, जो डॉट सिंबल होता है ना, इसको हम पीरियड सिंबल के नाम से भी संबोधित कर देते हैं कई बार। तो ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमेशा याद रखना है कि जो हमारी ईमेल हम लिखते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में कभी भी आप अंडरस्कोर और पीरियड का सिंबल नहीं यूज़ करोगे। हमेशा इन बिटवीन आप यूज़ कभी भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे करके ना आपने ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इनको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो, कोई भी यूज़र नेम होता है, या फिर हम बात कर लेते हैं, कोई भी हमारा यूज़र नेम होता है वो हमेशा कैसे होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होने का मतलब क्या होता है, या फिर मतलब केस इनसेंसिटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने अपनी ईमेल आईडी बना दी थी, कॉम एजुकेटर करके मैंने बना दी थी, पर आपने जब मुझे ईमेल भेजी, आपने भेज दिया ऐसे करके, आपने मुझे ऐसे करके भेज दिया, है ना, आपने मुझे कैपिटल में भेज दिया, compeducator@gmail.com, आपने ऐसे करके मुझे वो भेज दिया। इससे क्या होगा, इससे क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, या फिर इससे क्या होगा, आपको क्या लग रहा होगा कि सर ये छोटा है और ये बड़ा है तो दोनों अलग होंगे। नहीं बेटा, ये दोनों बेसिकली एक ही यूज़र के बारे में बताने का काम कर रहे हैं, और वो यूज़र कौन है, वो यूज़र हम हैं। तो ऐसे करके आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। जहाँ पे अल्फ़ाबेट छोटा बड़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर अल्फ़ाबेट की जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी ही हैं और दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, उस टाइप की लैंग्वेज को हम क्या बोल देते हैं, केस इनसेंसिटिव बोल देते हैं। कि आप जैसे मर्जी लिखो, बस डाटा करेक्ट होना चाहिए, या फिर जो यूज़र नेम है वो करेक्ट होना चाहिए, गलत यूज़र नेम नहीं होना चाहिए। तो ये सारा डाटा है जो यहाँ पे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वैसे धीरे धीरे करके मैं नोट करवाता रहूँगा, है ना। बाकी देखो मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर की हुई हैं, तो मैं बाकी आई मैप ऑफ 3 के बारे में अभी नहीं तभी डिस्कस करूँगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सबनेट ऑफ ए नेटवर्क दैट इंक्लूड ऑल द राउटर बट कंटेन्स नो लूप इज कॉल्ड एज। बेसिकली एक ऐसा छोटा नेटवर्क है, सबनेट के बारे में मैंने आपको बताया था, जब एक आपका बड़ा नेटवर्क होता है, आप क्या करते हो, आप इसी बड़े नेटवर्क को ना छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हो। आपने क्या किया, इसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, है ना। अब 4 टुकड़े कैसे बनेंगे, एक टुकड़ा ये बन गया, दूसरा टुकड़ा ये बन गया, तीसरा टुकड़ा मान लेते हैं ये बन गया, और चौथा टुकड़ा क्या बन गया, ये हमारा बन गया। तो इसमें क्या किया आपने, एक बड़ा नेटवर्क था उसको क्या किया आपने, 4 हिस्सों में तोड़ दिया। तो जब आपने 4 हिस्सों में तोड़ दिया, तो जब ये टूट जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, सब नेट बन जाते हैं। सब नेट मतलब कि एक हिस्सा पहला ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये और चौथा हिस्सा ये, मतलब एक नेटवर्क को आपने क्या किया, फर्दर 4 छोटे छोटे नेटवर्क्स में तोड़ दिया, तो उसको बोला जाता है सबनेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ सबनेट ऑफ ए नेटवर्क दैट इंक्लूड ऑल द राउटर बट कंटेन नो लूप। मतलब ऐसा सबनेट जहाँ पे क्या होते हैं, राउटर तो होते हैं पर कोई भी लूप नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं बेसिकली स्पैनिंग ट्री। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली ना, अगर आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, एक टर्म आती है ग्राफ थ्योरी, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको, नहीं पता है तो हम यहाँ पे डिस्कस भी कर भी लेंगे। जब आप ना ग्राफ थ्योरी या फिर ग्राफ नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे ये टर्म बताई जाती है कि अगर आप कोई भी अपना छोटा नेटवर्क बना रहे हो, है ना, बेसिकली आप क्या करो, अपना कोई भी छोटा नेटवर्क बना रहे हो, तो उसमें आप क्या करो, उसमें एक टर्म आप यूज़ करते हो ग्राफ नेटवर्किंग में, कौन सी, स्पैनिंग ट्री की। अब स्पैनिंग ट्री क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैं जो भी नेटवर्क बनाऊंगा, है ना, या फिर मैं जो भी छोटा नेटवर्क बनाऊंगा, है ना, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हो सब ग्राफ, या फिर आप इसको सब नेटवर्क भी बोल सकते हो, कि मैं कोई भी जो छोटा नेटवर्क बनाऊंगा, कोई भी बड़े नेटवर्क से जब मैं तोड़ के अपना कोई छोटा नेटवर्क बनाऊंगा, तो वो नेटवर्क कैसे होगा, वो नेटवर्क आपस में सभी के साथ कनेक्टेड होगा, पर कैसे होगा वो, विदाउट सर्कुलर पाथ। समझ आ गया, मतलब इसका सिंपल बोलने का मतलब है, स्पैनिंग ट्री बोलता है, मैं इसको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ आपको। स्पैनिंग ट्री बोलता है कि मैं क्या करूँगा, मैं जो भी आपके राउटर्स होंगे, राउटर मतलब कि जिसके थ्रू आपका इंटरनेट शेयर होगा, आगे आगे अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर वो इंटरनेट जाएगा, है ना। तो जो भी आपके राउटर के साथ
राउट के साथ जितने भी डिवाइसेस लगे होंगे या फिर ऑल द नोड्स। देखो यहाँ पे मैं नोड क्यों लिख रहा हूँ, नोड मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था। जितने भी कंप्यूटर अगर हमारे नेटवर्क के ऊपर हैं तो उनको हम टेक्निकल टर्म में नोड बोलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक नेटवर्क बना गया, ये मेरा क्या बन गया, सबनेट बन गया। ये मान लेते हैं कि मेरा नंबर 1 वाला सबनेट है, तो यहाँ पे हमने बनाया था ना तोड़ के, तो ये हमारा एक सबनेट बन गया। तो इसमें क्या है, एक हमारे पास क्या लगा होगा, एक राउटर लगा होगा, है ना। एक हमारे पास एक बॉक्स होगा जिसके साथ क्या होंगे, हमारे सारे के सारे डिवाइस कनेक्टेड होंगे, है ना। तो ये डिवाइस मान लेते हैं, डिवाइस मेरा एक यहाँ पे कनेक्टेड है, डिवाइस मेरा एक यहाँ पे कनेक्टेड है ना। इसके अलावा मान लेते हैं एक डिवाइस मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, एक डिवाइस मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डिवाइस आपस में सर्कुलर पाथ बना रहे हैं कोई। अगर आपको ऐसा सर्कुलर पाथ का मतलब क्या होता है कि ये डिवाइस के आपस में ऐसे कनेक्टेड है कि एक डिवाइस ऐसी है, फिर अगला दूसरे से कनेक्टेड है, फिर अगला तीसरे से कनेक्टेड है, अगला चौथे से कनेक्टेड है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है। पर स्पैनिंग ट्री क्या बोलता है कि मैं जब भी अपना एक नेटवर्क बनाऊंगा, अब देखो जब भी कोई सर्कल की वे में कोई नेटवर्क बनता है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो कि जब भी देखो कोई सर्कल की वे में कोई नेटवर्क बनता है तो इसमें आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो सकता है सर, यहाँ पे लूप बन रहा है ना बार बार, कि पहले यहाँ पे गया फिर यहाँ पे फिर से घूम के गया, तो ये बार बार क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा गया था कि किसी नेटवर्क का वह सबसेट जिसमें सभी राउटर शामिल तो होते हैं, मतलब सारी सारे डिवाइसेस तो अटैच होते हैं, पर वो कोई भी लूप में शामिल नहीं होता है। मतलब जो सारे डिवाइसेस हैं वो कभी भी लूप के अंदर नहीं होते हैं, वो सारे अलग अलग अटैच होते हैं हमारे, कोई भी डिवाइस है उसके साथ अलग अलग वो अटैच होते हैं। ओके, मान लेते हैं ये हमारे पास राउटर था, राउटर ने क्या किया है, इन सभी डिवाइसेस को अलग अलग कनेक्शन दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक डिवाइस से मैंने अगले डिवाइस को कनेक्शन दिया है, फिर अगले से मैंने अगले डिवाइस को कनेक्शन दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस टर्म को बोला जाता है स्पैनिंग ट्री। ओके, समझ आ गया ना। यहाँ पे देखो एक डिवाइस हमारा ये लगा है, राउटर हमारे पास ये लगा है, और राउटर से जितने कनेक्शन हैं वो अलग अलग कनेक्शन जा रहे हैं, हर एक अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग यूनिक कनेक्शन जा रहा है। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया है कि जिससे एक डिवाइस से नेटवर्क की तार हम दूसरे डिवाइस के ऊपर लगा रहे हैं। एक तरीके से एक लूप नहीं रख रहे हैं हम कि उन सभी को आपस में घुमा के मुझे जोड़ना है, तो ऐसा नहीं रख रहे हैं। तो स्पैनिंग ट्री इस चीज़ को फॉलो करता है। तो वही लिखा है कि हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क का हिस्सा होता है जहाँ पे डिवाइस तो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, पर उनमें से कोई भी डिवाइस लूप में नहीं होता है, मतलब उनको आपस में सर्कुलर वे में हमें एडजस्ट नहीं किया होता है। तो वो किस टाइप का स्ट्रक्चर आता है या फिर किस टाइप का नेटवर्क आता है, वो स्पैनिंग ट्री नेटवर्क आता है। तो ऐसे करके ना आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा है ना इसके बारे में, जिनको आइडिया होगा या फिर जिन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा, तो उनके लिए तो ये चलो पीस ऑफ केक है, उनको तो ईजी है ये, उनके लिए टफ नहीं है। पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको भी ये चीज़ें अंडरस्टैंड करवानी है, उनको भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। तो इसके लिए आपने ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा है, इनको आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो इसके अलावा जैसे हम अलग अलग नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं, नेटवर्किंग के मैंने आपको 2-3 पहले भी पॉइंट डिस्कस करवाए हुए हैं कि हमारे पास ना अलग अलग टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं। जैसे हम स्टार पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं, इसके अलावा हम रिंग पढ़ते हैं, है ना। तो रिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जहाँ पे हम क्लोज्ड लूप के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। रिंग के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिंग जो हमारी टोपोलॉजी होती है, तो रिंग टोपोलॉजी को ना समटाइम हम सर्कल टोपोलॉजी भी बोल देते हैं, है ना। सर्कल या फिर सर्कुलर टोपोलॉजी भी हम इसको बोल देते हैं। ओके, सर्कल टोपोलॉजी भी हम इसको बोल देते हैं। अब देखो होता क्या है रिंग में, वही जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि हर एक जो डिवाइस है वो क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है। ओके, तो ये क्या होता है, इस टाइप का जो नेटवर्क बनता है इसको हम क्या बोल देते हैं, रिंग टोपोलॉजी हम बोल देते हैं। और रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो क्या होती है, जो क्लोज्ड लूप नेटवर्क को फॉलो करती है। किस चीज को, क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप समझ रहे हैं, देखो लूप आपको पता ही है, ये क्या है, हमारे पास एक लूप बन गया पूरा का पूरा। और ये लूप क्या है, ये क्लोज्ड लूप है कि मतलब एक डिवाइस अपने अगले डिवाइस को डाटा भेजेगा, अगला डिवाइस उसके अगले को भेजेगा, और उसके अगला डिवाइस उसके अगले को डाटा भेजेगा। तो इस टाइप का जो नेटवर्क होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड लूप नेटवर्क हम इसको बोल देते हैं। ओके, तो ये सारे टर्म हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये सारी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस इनको पढ़ा और इनको जस्ट छोड़ दिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो जैसे हम स्पैनिंग ट्री के बारे में पढ़ा, तो ये भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि शायद बेसिकली बैंक में पूछा गया था कि शायद
एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था एसटीपी का, या फिर स्पैमिंग ट्री प्रोटोकॉल जिसको हम बोल देते हैं, कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो बेसिकली डिज़ाइन हम करते हैं किस चीज़ के लिए, जब हम प्रिवेंट करना होता है किसी भी लूप को, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, स्पैनिंग ट्री का। देखो क्वेश्चन वही होता है जो मैंने अभी आपको समझाया ना, बस उसको घुमा के एग्जामिनर पूछता है। वही मैंने बोल दिया कि आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा नेटवर्क मैं बनाऊं, या फिर मैं ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करूं जहां पे मेरा लूप नहीं बनना चाहिए। तो ऑब्वियसली सर आपने ऐसे एसटीपी के बारे में बताया, मतलब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में आपने हमें बताया हुआ। तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जिसको हम एसटीपी के नाम से जानते हैं ना, स्पैनिंग ट्री पी से हमारा प्रोटोकॉल बन जाता है। तो ये बनाया किसने था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेडिया के द्वारा इनको बनाया गया था। तो रेडिया शायद पर्ल नेम करके था इनका नाम ना, इसको चेक कर लेना एक बार ना, पर्ल मैन की पर्ल नेम ऐसे करके नाम था इनका। इनके द्वारा एसटीपी प्रोटोकॉल को बनाया गया था। जैसे हमने वो पढ़ा था ना नेटवर्किंग में, कि हमारे पास ईमेल वगैरह बनाया गया था, या फिर ईमेल जब यूज़ किया था, यूटिलाइज़ किया था, तो रे टमल्सन को उनका श्रेय दिया जाता है। 1971 में उन्होंने उसके ऊपर काम किया था। तो वैसे ही हमारे पास जो ये प्रोटोकॉल है जहाँ पे हमें लूप्स नहीं चाहिए थे और हमें हर एक डिवाइस को यूनिक रखना था, तो उसके लिए रेडिया के द्वारा क्या किया था, एक प्रोटोकॉल बनाया गया था। उसको प्रोटोकॉल को बोलते हैं हम एसटीपी प्रोटोकॉल के नाम से। अभी भी जानते हैं, अभी भी इसको यूज़ किया जाता है काफ़ी। जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो उनको क्या करती हैं, यूज़ करती हैं। तो सारा डाटा है इम्पोर्टेंट बन जाता है, और इनको भी क्या करना है आपने, नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा अगर और कोई डाटा इम्पोर्टेंट बनता होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। बाकी तो स्टार टोपोलॉजी मैंने आपको बताई ही है, कि बेसिकली एक सेंटर डिवाइस होता है, उसके साथ अलग-अलग साइड डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे-जैसे और चीज़ें आएँगी तो हम धीरे-धीरे क्या करते रहेंगे, उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। देन हम हमारे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल। यहाँ पे सिंपल बात करिए कि इनमें से आप बताओ सबसे स्लोवेस्ट कौन है। ओके तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फाइबर ऑप्टिक, अदरवाइज नोन एज FIOS, मतलब वही है कि फाइबर ऑप्टिक्स वो देते हैं इसको। फिर सेकंड दे रखा है केबल, देन थर्ड दे रखा है डायल अप, फोर्थ दे रखा है सैटेलाइट। देखो सबसे अगर मैं बात कर लेता हूँ स्लोवेस्ट, तो सबसे स्लोवेस्ट आपको यहाँ पे कौन सी लग रही है, सबसे स्लोवेस्ट नेटवर्क आपका बन जाएगा यहाँ पे, जब भी आप बात कर लेते हो बेसिकली केबल नेटवर्क की आप बात कर लेते हो, है ना। होता क्या है कि यहाँ पे सबसे स्लोवेस्ट केबल क्यों है, क्योंकि देखो सबसे फास्ट, देखो सैटेलाइट का जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। वही हमारा जो फाइबर ऑप्टिक्स का होता है उसका ट्रांसमिशन रेट भी काफ़ी फास्ट होता है। पर जो हमारा केबल वगैरह होता है वो केबल डिपेंड करता है हमने कौन सी केबल यूज़ करी है, क्योंकि जब हम अलग अलग टाइप ऑफ केबल पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती हैं केबल, इसके अलावा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती हैं, इसके अलावा हम कोएक्सियल केबल भी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो अलग अलग टाइप की हमारे पास केबल्स होती हैं, कुछ हमारे पास ट्विस्टेड केबल्स होती हैं, कुछ हमारे पास कोएक्सियल केबल भी हमारे पास होती है। तो एज पर ऑप्शन हम देख लिया जाए तो हमारे पास सबसे पुराना अगर बात कर लेते हैं, देखो अगर ऑड वन अगर आप आउट खुद करोगे तो खुद बताओ इनमें से सबसे पुराना कौन सा है। सबसे पुराना अगर देखा जाए तो हमारे पास डायल अप यहाँ पे सबसे पुराना हो जाएगा। तो जो चीज़ जितनी पुरानी होती है वो उतनी स्लो होती है, बस आपने ऐसे करके इसको नोट करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, स्लोएस्ट बन जाएगी। ओके बाकी यूटीपी एसटीपी कोएक्सियल इसमें भी हम अलग अलग वेरिएशन पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास जो भी शील्डेड पेयर्स होती है, शील्डेड पेयर्स केबल, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एसटीपी की बात कर रहे हैं। तो एसटीपी की केबल हमेशा अपने याद रखना है कि जहाँ पे ना आपको एक तरीके से जो डाटा का लॉस है, डाटा लॉस अगर आपको कम चाहिए, है ना, जो आपका डाटा है उसका अगर लॉस आपको कम चाहिए, जो भी आपका डाटा होगा अगर आपको क्या करना है उसका जो लॉस है, अगर आपको लॉस मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, उसके लिए आप हमेशा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का यूज़ करते हो। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना होगा ना, तो आपने मतलब घर में अगर आपके पास पुराने जैसे डिश एंटीना वाले टीवी होते थे ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो एक ब्लैक कलर की तार आती थी, तो उस ब्लैक कलर की तार अगर आपको ध्यान से देखोगे तो वो ब्लैक कलर की तार ना ऐसे करके एक कॉपर वायर वहाँ पे निकली होती थी, और उसके ऊपर ना जाली सी लगी होती थी एक, है ना। अगर आप कभी देखोगे, अभी भी आपका आपके पास घर में पड़ी होगी तो आप उसको ध्यान से देखना, कि जो एक तार होती थी उस तार के बाहर एक प्लास्टिक का
मतलब मटेरियल यूज़ किया गया होता था मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाहर ना एक जाली सी लगी होती थी एक। तो वो जाली क्या होती है? वो जाली शील्डेड जाली होती है। ओके, तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। बाकी देखो, जो हमारे पास डायल अप नेटवर्क होते थे, इसकी जो स्पीड चलती थी वो हमारे पास 56 केबी पर सेकंड की स्पीड चलती थी। ये बात कर रहे हैं जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, है ना? और ये डायल अप जो नेटवर्क होते थे, इसमें क्या करते थे, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास डायल अप नेटवर्क है, तो मैं जब मुझे इंटरनेट यूज़ करना होगा, तो मुझे पहले फ़ोन करना पड़ेगा अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे मैं उसको कॉल करूँगा एक पर्टिकुलर नंबर पे, तो उसके थ्रू क्या कर होगा, फिर बाद में मुझे इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। और उस इंटरनेट की स्पीड भी ना कितनी होती थी? 56 केबी पर सेकंड। इतनी स्पीड तो आपका आजकल बोलते हैं सर हमारा नेट नहीं चल रहा है। इतनी स्पीड तो आपको ऐसे ही मिल जाती है 56 केबी पर सेकंड। वो तो देखो, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की वे में आपको ये सारी चीज़ें ना ऐसे ही अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। बाकी इसके अलावा भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मॉडेम के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं बिट रेट, बॉड रेट, है ना? इसके अलावा मतलब काफ़ी और चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, है ना? बॉड रेट क्या होता है, बिट रेट क्या होता है। जब हम डायल अप मॉडेम की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो हम स्पीड मेज़र करते हैं, जिसको हम बॉड रेट के नाम से जानते हैं, या फिर किलो बिट्स पर सेकंड के नाम पे हम उसको जानते हैं। वही जो हमारी फाइबर ऑप्टिक्स होती है, इनके हम 2 मोड पढ़ देते हैं। एक हम सिंगल मोड पढ़ते हैं और एक हम क्या पढ़ते हैं, मल्टी मोड के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। बाकी इनके मतलब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का फाइबर ऑप्टिक केबल आप यूज़ कर रहे हो, उसके बिहाफ़ पे उनकी जो कॉस्टिंग है और उनकी जो स्पीड है, वो भी हमारी बढ़ जाती है। ओके, हमेशा आपने याद रखना है, छोटे-छोटे पॉइंट है पर ये सारे ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सारे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ओके, तो ये सारे डाटा है, इसको भी आपने नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा कुछ और डाटा रहता होगा, तो मुझे लगता है आपके लिए बताना इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं धीरे-धीरे कवर करता रहूँगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ द टू टाइप ऑफ डीएसएल आर। हमारे पास 2 तरीके के डीएसएल होते हैं, तो वो कौन-कौन से होते हैं? देखो, एक हमारे पास सिमेट्रिक होता है और दूसरा हमारा एसिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फोर्थ आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो, डीएसएल हम किसको बोलते हैं? डीएसएल हम बोल देते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को हम क्या बोल देते हैं? डीएसएल हम बोल देते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास डीएसएल टेक्नोलॉजी होती है, इसको हम 2 कैटेगरी में बाइफरिकेट करके पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं सिंक्रोनस डीएसएल और दूसरा हम पढ़ लेते हैं एसिंक्रोनस डीएसएल के नाम से। ओके, जो सिंक्रोनस हमारे पास होता है, या फिर जिसको हम सिमेट्रिक के नाम से जानते हैं, तो जो सिमेट्रिक वाला होता है, सिमेट्रिक डीएसएल क्या करता है? ये बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें जो हमारा देखो, जब भी हम किसी नेटवर्क की अगर मैं सिंपल नॉर्मल बात करूँ, ज़्यादा टफ ना रखूँ इसको, तो मैं सिंपल अगर आप बात कर लेता हूँ, ये आपका मोबाइल है। ओके, ये आपका मोबाइल है और ये आ गया आपका मोबाइल का टावर, जहाँ से आपको सिग्नल मिल रहा है। मान लेते हैं सिग्नल मिल रहा है, ये आपका मोबाइल आ गया और ये आ गया आपका टेलीफोन का टावर, है ना? टेलीफोन टावर आ गया, जिसको आप क्या बोल देते हो? सेल बोल देते हो समटाइम, है ना? सेल टावर बोल देते हो। ओके, और मोबाइल फ़ोन को क्या बोल देते हो? आपको सेल फ़ोन आप बोल देते हो। तो सेल टावर और सेल फ़ोन क्या होता है, समझ आ गया ना आपको क्या होता है? अब देखो, अगर आपका आपके फ़ोन और आपका जो टेलीफ़ोन प्रोवाइडर है, या फिर जो आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो अगर एक मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा है डीएसएल का, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का, अगर वो यूज़ कर रहा है एसडीएसएल, मतलब वो क्या कर रहा है? सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का अगर वो यूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब मैं डाटा भेजूँगा आगे, मतलब मैं जो डाटा सेंड कर रहा हूँगा, तो मान लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है? 1 जीबी पर सेकंड। मैं जब डाटा भेज रहा हूँ, तो मुझे स्पीड कितनी मिल रही है? 1 जीबी पर सेकंड की स्पीड मिल रही है। और जब डाटा मेरे पास आ भी रहा है, मतलब जब डाटा मुझे रिसीव भी हो रहा है, तो वो स्पीड कितनी है हमारे पास? 1 जीबी पर सेकंड। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि सर, जब मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ और जब मैं डाटा रिसीव कर रहा हूँ, इन दोनों के टाइम पे मुझे जो स्पीड मिल रही है, वो मुझे एक जैसी मिल रही है। इन दोनों के टाइम पे भी जो मुझे स्पीड मिल रही है, वो मुझे क्या मिल रही है? 1 जीबी पर सेकंड की स्पीड मिल रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कौन-सा नेटवर्क काम कर रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास डीएसएल का
सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का वर्क कर रहा है। अब देखो सिमेट्री का मतलब क्या आता है, एक जैसा। तो यहाँ पे एक जैसा का मतलब क्या है कि 1 जीबी यहाँ पे भी है सेंड करने के टाइम, और जब मैं डाटा डाउनलोड कर रहा हूँ या फिर डाटा रिट्रीव कर रहा हूँ तब भी स्पीड मुझे कितनी मिल रही है, 1 जीबी की स्पीड ही मुझे मिल रही है। तो इसको बोला जाता है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अच्छा सर, एसिमेट्री क्या होगा? तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जब आप डाटा सेंड कर रहे हो या फिर जब आप डाटा रिसीव कर रहे हो, इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं जब आप डाटा भेज रहे हो ना, तो आप भेज सक पा रहे हो सिर्फ 500 MB पर सेकंड से, और जब आप डाटा रिट्रीव कर रहे हो तो वो आपको मिल रहा है 1 GB पर सेकंड की स्पीड से। इसमें देखो, सेंडिंग और रिसीविंग आपस में कभी भी मैच नहीं करते हैं। तो जो इस टाइप का नेटवर्क होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम ASDSL के नाम से जानते हैं, या फिर एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से हम जानते हैं। हमेशा आपने याद रखना है। अब देखो, इसमें आपने क्या पॉइंट नोट करना है, जब भी मैं आपको ये लिखवा दिया ना, या आपने चलो आपको मैंने समझा दिया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या फिर जो नोट का पॉइंट है, नोट का पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम बात कर लेते हैं एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की, यहाँ पे जो हमारी डाउनलोड स्पीड होती है वो हमेशा फास्ट होती है। जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, रिसीविंग, रिसीव मतलब आप टावर से क्या कर रहे हो, अपने सिस्टम के ऊपर डाटा रिसीव कर रहे हो। तो ADSL में क्या होता है कि जो आपकी डाउनलोड की स्पीड होती है, डाउनलोड स्पीड हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। बस आपने ऐसे नोट करना है, ठीक है। डाउनलोड स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, किससे? आपके अपलोड स्पीड से। ओके, ये आपने याद रखना है ADSL के कॉन्टेक्स्ट में। सेकंड वही आ गया हमारे पास, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, इसको आप ढंग से नोट कर लेना। सेकंड पॉइंट, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यहाँ पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपलोड या फिर आपका डाउनलोड है, कोई भी है हमारे पास, चाहे अपलोड है चाहे डाउनलोड है, क्या होती है, दोनों स्पीड सेम होती है, आर इक्वल। ओके, यहाँ पे लिख लेना, अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड आर इक्वल। ओके, स्पीड आर इक्वल। तो ये ऐसा डाटा है जो आप, अगर आप ढंग ढंग से अंडरस्टैंड करते हो, नोट करते हो, तभी आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। इसको भी क्या करना है, आपने कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। काफ़ी अच्छा डाटा है, और अगर आप इनको नोट करते हो, क्योंकि कई बार ना एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है ना, तब तक आप चाहकर भी सही टिक नहीं कर सकते। तो देखो, एक क्वेश्चन के अंदर आपके कितने क्वेश्चन कवर हो गए, एक क्वेश्चन के अंदर आपको कवर हो गए कि डीएसएल, अच्छा होता है क्या है, डीएसएल को हम बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अच्छा, इसके कितने टाइप होते हैं? अच्छा, सिमेट्रिक टाइप होता है और असिमेट्रिक इसका टाइप होता है। अच्छा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है जहाँ पे सेंडिंग और रिसीविंग की जो स्पीड होती है वो बराबर होती है। अच्छा, एसिमेट्रिक क्या होता है? एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि जहाँ पे सेंडिंग और रिसीविंग की जो स्पीड होती है वो बराबर नहीं होती है। अच्छा, एसिमेट्रिक वाले में क्या होता है? एसिमेट्रिक वाले में होता है कि डाउनलोड स्पीड हमेशा ज़्यादा रहती है अपलोड की स्पीड से, और वहीं सिमेट्रिक वाले में तो कोई फंडा नहीं है, उसमें दोनों की स्पीड क्या रहती है, हमारी एग्जैक्टली बराबर ही रहती है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके जो मल्टीपल डाटा बनता है ना, वो सारा का सारा आपने नोट करना है। तभी मैं आपको लिखवाता रहता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर हमने ये चीज़ें पढ़ी या फिर हमने कभी पढ़ी नहीं है और ये हमें फर्स्ट टाइम हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और आपको तभी भी क्लियर ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वे में आपको मैं तभी बताता हूँ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो, अगर आप इससे थोड़ा हाई एंड पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे और भी चीज़ें आती हैं। ये तो चलो बेसिक है, जो आपको एग्ज़ाम रेलिवेंट बन जाता है। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो पूछ लेते हैं कि सर हमें, जैसे हमने एक टर्म पढ़ते हैं इसमें VDSL करके पढ़ते हैं, है ना। तो VDSL किसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है काफ़ी बार एग्जाम में। इसको बोल दिया जाता है, देखो वी से मेरा बन जाता है वेरी हाई बिट रेट, वेरी हाई बिट रेट। और DSL से आप सभी को पता है क्या बन जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो मैं बाकी नहीं लिखूंगा, मैं बस यही लिखूंगा। तो इसकी फुल फॉर्म ना काफ़ी बार एग्जामिनर पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी पूछता है बार बार। इसको भी आपने नोट कर लेना है। बाकी आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास VDSL है, ये हमेशा फास्ट होता है किससे, ADSL से। जो हमने अभी पढ़ा ना, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इससे हमेशा फास्ट होता है कौन सा, इससे हमेशा फास्ट होता है हमारे पास ये वाला VDSL वाला, हमारे हमेशा फास्ट, मतलब थोड़ा सा फास्ट होता है, तो ऑब्वियसली हम फास्ट की कैटेगरी के अंदर ही इसको रखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, पूछी जाती हैं काफ़ी बार एग्जाम में। तो इनको भी आपने नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा अलग अलग टर्म्स भी आती हैं। DSL मॉडेम के बारे में हम पढ़ते हैं, एक ऐसा डिवाइस जो ट्रांसलेट कर देता है किसी भी DSL सिग्नल को, कहाँ पे, किसी भी फ़ोन लाइन से ईथरनेट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ राउटर। ओके, तो ये टर्म भी पूछी जाती है।
बाकी जो हमारे पास डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स होती हैं, तो उसमें जो लाइन होता है, तो लाइन किस चीज़ के बारे में बताता है? देखो, जब भी हम कोई टर्म पढ़ते हैं ना, तो उसको आप तोड़ के पढ़ा करो। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, देखो डिजिटल क्या मतलब, जो आपका डाटा होगा वो डिजिटली आपको भेजा जाएगा। सब्सक्राइबर मतलब कि किसने उसको लिया है, जैसे मैं अगर ले रहा हूँ तो मैं सब्सक्राइबर हूँ ना उसका। लाइन, अब लाइन क्या होती है? लाइन होती है एक्चुअल में वायर, कि कौन सी हमने, सॉरी, नेटवर्किंग में ना हम वायर को, मतलब जो तार होती है ना, तार को हम तार नहीं बोलते हैं, वहाँ पे हम उसको केबल बोलते हैं। क्योंकि केबल के अंदर क्या होता है, केबल के अंदर ग्रुप ऑफ वायर्स होती हैं। केबल के अंदर क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ वायर्स होती हैं। जैसे मैं अगर नॉर्मल सिंपल बना दूं, क्योंकि केबल वायर क्या होती है? वायर तो एक सिंगल तार होती है, पर जो केबल होती है ना, उस केबल के अंदर एक तार ये होती है, दूसरी तार, तीसरी तार, चौथी तार, पांचवी तार, छठी तार, ऐसे करके ना अलग अलग तार्स होती हैं। तभी हम नेटवर्किंग में ना, जो भी हमारे लैन या फिर लाइंस होती हैं, या फिर जो भी हमें वायर नॉर्मली बोलते हैं, तो उनको टेक्निकल टर्म में केबल बोला जाता है। क्योंकि केबल के अंदर ना मल्टीपल वायर्स होती है, ग्रुप ऑफ वायर्स होती है हमारे पास केबल। तो जो हमारे पास डीएसएल में जो लाइन होता है, तो लाइन किसको बताने का काम करता है कि आपने कौन सी केबल आपने यूज़ की है। तो बस आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास डीएसएल है, इसमें हम हमेशा ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। ओके, यार बस इतना नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ट्विस्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल वायर का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट डाटा है, तो काइंडली आप इसको नोट कर लेना, है ना। धीरे धीरे करके हम, ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा है जो एग्जाम में ना पूछा जाता है, तो ऐसे करके आप इनको नोट कर सकते हो। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है, अमंग द टू टाइप ऑफ डीएसएल, है ना। बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं, दो टाइप ऑफ डीएसएल हमने ऊपर पढ़ी लिए, तो उन्होंने पूछा है कि बताओ असमेटिक डीएसएल इज फिल इन द ब्लैंक द स्मेटिक डीएसएल, कि वो उससे महंगा होगा कि सस्ता होगा, है ना, कि उससे बेटर होगा कि उससे ज़्यादा सिक्योर होगा, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो अब आप खुद बताओ क्या होगा। ऑब्वियसली सर, जो हमारे पास एसिमेट्रिक डीएसएल है वो हमेशा सस्ता होगा हमारे किससे, सिमेट्रिक डीएसएल से। अब देखो यहाँ पे लगेगी आपकी कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्यों लगेगी? एक कंपनी क्या कर रही है, एक कंपनी बोल रही है कि मैं आपको ना, मेरा जो टावर है उससे मैं आपको जल्दी जल्दी डाटा तो भेज दूंगी, पर मैं इतनी जल्दी आपसे डाटा रिट्रीव नहीं करूंगी, है ना। इससे क्या हो रहा है, कंपनी के पैसे बच रहे हैं, उसके रिसोर्स कम कंज्यूम हो रहे हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे कंपनी क्या कर रही है, अपना पैसे कमा रही है, और वो क्या कर रही है, उसको वो चीज़ सस्ती पड़ रही है। तो इसका मतलब है ADSL क्या होता है, हमेशा सस्ता पड़ता है। क्योंकि हमने देख ही लिया ना कि जो सेंडिंग और जो रिसीविंग होती है वो बराबर नहीं होती है, कब हम, जब हम ADSL की बात कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब सेंडिंग और रिसीविंग की स्पीड बराबर नहीं होती है, तो वहाँ पे ना जो रिसोर्स होते हैं, जब भी कोई टावर रिसोर्स है, चाहे आपका मोबाइल, कोई भी डिवाइस है, वो एज अ नेटवर्क का काम कर रहा है, अगर वो स्पीड मिसमैच नहीं हो रही है, या फिर मतलब स्पीड अगर मैच नहीं हो रही है, तो उनको ज़्यादा मेंटेन रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सिंपली अपना डाटा भेजते हैं, जितना डाटा पहुंचा पहुंचा, जितना डाटा नहीं पहुंचा तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब उनको ज़्यादा एक तरीके से वो नहीं रखना पड़ता है, मेंटेन करना नहीं पड़ता है चीज़ को। पर वही हमारे पास सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में क्या होता है, इसमें अगर आपको, मैंने अगर आपसे स्पीड ली है 1 GB/सेकेंड, तो इसका मतलब है कि जब मैं डाटा भेजूंगा तब वो भी जाएगा 1 GB/सेकेंड की स्पीड में, और जब डाटा मेरे पास आएगा तो वो भी कितना जाएगा, 1 GB/सेकेंड की स्पीड में। तो इस टाइम पे जो कंपनीज होंगी उनको मेरे लिए स्पेशली ये मेंटेन करना ही पड़ेगा। ओके, पर ADSL में ऐसा कुछ नहीं है। वो मान लेते हैं आप डाटा भेज रहे हो 500 की स्पीड में, और जब आप रिट्रीव कर रहे हो तो आपको मिल रहा है, मान लेते हैं, 1 GB की स्पीड में। ओके, तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ नेटवर्क पे। तो जहाँ पे मेंटेन रखना ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है, वो ऑब्वियसली सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, डाटा सेंड करना, डाटा रिट्रीव करना, इसको नेटवर्किंग में ना बैंड विड्थ बोला जाता है। कल को आप बोलोगे सर आपने हमें बताया नहीं, तो आप बस इतना नोट कर लो कि बैंड विड्थ बोला जाता है, कि जब भी मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि कितनी आपकी डाउनलोड स्पीड होगी, या फिर कितना आपकी अपलोडिंग स्पीड होगी, तो जो स्पीड डाउनलोड अपलोड है ना, तो वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, बैंडविड्थ के ऊपर। तो SDLC में बैंडविड्थ हमेशा बराबर होती है, चाहे आप डाटा सेंड कर रहे हो, चाहे आपका डाटा रिट्रीव कर रहे हो। पर
ASTL में ऐसा कोई फंडा नहीं होता है, इसी वजह से ये हमारी सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से। तो इसको भी आपने काइंडली नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ना ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फेंट लाइन दैट यू कैन सी अराउंड द सेल इन द वर्कशीट इन MS एक्सेल। देखो फेंट लाइन कौन सी होती हैं जो आप MS वर्ड में देखते हो, तो उन लाइन्स को हम बोला जाता है ग्रिड लाइन्स। ओके, अब ग्रिड लाइन्स होती क्या हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बनाने की ट्राई करूँ, जैसे अगर आपने MS एक्सेल ओपन किया होगा ना, तो आप देखते होगे यहाँ पे ना आपको लाइन्स दिखती है, फेंट लाइन दिखती है। यहाँ पे चलो आपको मैंने ये तो डार्क कर दिया ना थोड़ा, पर वो थोड़ा ना हल्की हल्की आपको लाइन्स देखने को मिलती हैं। तो जो ये आपको हल्की हल्की लाइन देखने को मिलती हैं एक बॉक्स की पैटर्न में, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन हम बोल देते हैं। ग्रिड लाइन्स हम इसको बोल देते हैं। तो इसी के बारे में पूछा है कि जो आपको ये बॉक्सी बॉक्सी लाइन जो आपको दिखती हैं, और वो कैसी होती हैं, थोड़ी लाइट होती है, फेंट फेंट होती है थोड़ी, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम ग्रिड लाइन के नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर कलर के बारे में पूछ लिया, ग्रिड लाइन कौन से कलर की होती है, तो ये हमेशा ना ग्रे कलर की होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बिल्कुल मतलब लाइट ग्रे होती है ये, लाइट या फिर फेंट ग्रे बोल सकते हैं उसको। ओके, ये भी अगर पूछ लिया जाए तब, है ना, अदरवाइज तो नहीं पूछता एग्जामिनर, पर कई बार पता नहीं होता है कि क्या से मन होता है, कैसे वो आपसे क्वेश्चन पुट करना चाहता है, तो आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। बाकी अगर हम ग्रिड लाइन की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए एक्सेल में अगर आपको ग्रिड लाइन एक तरीके से दिखानी है या फिर हटानी है, उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, उसके लिए आपको व्यू टैब के अंदर जाना पड़ता है ना। तो अलग अलग इंपॉर्टेंट डाटा है। बाकी व्यू टैब नहीं होगा अगर आपका पुराना, अगर आप MS वर्ड 2007 या फिर 2003 का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे, या फिर सॉरी एक्सेल, सॉरी 2007 या फिर 2003 का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन पेज लेआउट करके। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, अगर आपको ग्रिड लाइन वगैरह दिखाने हैं, हटाने हैं, तो ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। बाकी हमेशा अपने याद रखना है कि जब भी ना क्वेश्चन पूछा आता है कि जो सबसे छोटी एंटिटी होती है किसी भी एक्सेल शीट की ना, या फिर मैं सिंपल बोलूँ, स्मॉलेस्ट एंटिटी इन एनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट समझते हो ना, मतलब हम बात कर रहे हैं ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे हम डाटा रोज एंड कॉलम की वे में स्टोर करते हैं। ये हमारे ऊपर से नीचे जो भी ये चलते हैं, ये हमारे कॉलम आते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और ये हमारे पास क्या बनती है, रो 1, रो 2, रो 3, ऐसे करके हमारा कंटिन्यू होता है। तो ऐसा छोटी, सबसे छोटी एंटिटी, सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी कहाँ पे किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम की क्या होती है, सेल होती है ना। या फिर सिंपल बोलूँ कि ऐसी सबसे छोटी यूनिट, अरे एंटिटी ना बोलूँ तो मैं यूनिट भी तो बोल सकता हूँ ना, ऐसी सबसे छोटी यूनिट जहाँ पे आप एक्चुअल में डाटा स्टोर करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको सेल बोला जाता है। ओके, तो इनको भी आपने नोट करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। बाकी अगर मैं छोटे मोटे पॉइंट अगर आपसे रिवाइज करवा लूँ इसी के रिगार्डिंग, तो मैंने ये बताया हुआ है कि जो भी हमारे पास एक्टिव सेल होता है, तो एक्टिव सेल आपको कैसे दिखता है, जैसे मान लेता है मैं इस सेल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये सेल आपको थोड़ा मोटा और ब्लैक दिखेगा यहाँ पे। इसको मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा मोटा, और आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, कि मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब बाकी जो सेल होंगे उससे ये अलग दिखेगा। ओके, तो ये मोटा और थोड़ा ब्लैक दिखेगा, तो ये क्या बताता है कि ये किस टाइप का सेल है अभी, कि मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक्टिव सेल बन जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सेल होता है जो हाईलाइट हो जाता है विद थिक बॉर्डर, तो उसको बोला जाता है एक्टिव सेल। और बात कर लेते हैं हमारे पास, जो हमारे पास एक्टिव सेल होता है, इसका एड्रेस हमें कहाँ पे मिलता है, इसका एड्रेस हमें देखने को मिलता है नेम बॉक्स, एक एरिया होता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, तो उनको काइंडली, आप जिन्होंने नहीं देखा है ना, तो काइंडली स्टार्टिंग से काइंडली सारी वीडियो देख लें, उनको ये सारे पॉइंट, छोटे मोटे पॉइंट है, वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिक फिल इन द ब्लैंक अप्लाई स्पेशल विजुअल इफेक्ट टू चार्ट एलिमेंट सच एज शेडोज, वेवल्स, 3D रोटेशन, MS ऑफिस 2019। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं बेसिकली शेप इफेक्ट की। क्योंकि देखो है क्या, ये सारा शेप को हम इफेक्ट ही दे रहे हैं ना, विजुअली हम इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी चार्ट को। लाइक हम उसमें चार्ट में शेडो ऐड कर रहे हैं, वेवल ऐड कर रहे हैं, या फिर उसमें रोटेशन ऐड कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है शेप इफेक्ट।
तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। हमेशा आपने याद रखना है कि जो आपका बेसिकली जो शेप इफ़ेक्ट वगैरह आपने इम्प्लीमेंट करने होते हैं या फिर ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी होती हैं, है ना? तो ये आपको कहाँ पे मतलब देखने को मिलेंगी, आपको इनको विद द हेल्प ऑफ जो चार्ट ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे भी आप इनको जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं वहाँ पे मिलेगा तो आप डिज़ाइन टैब के अंदर भी वहाँ पे जाके इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। बाकी देखो काफ़ी जो बच्चे हैं वो पूछते रहते हैं कि सर हमारे पास जो अलग-अलग टाइप के जो चार्ट्स होते हैं काइंडली आप उनके बारे में बता दो। तो देखो हमेशा आपने याद रखना है कि जब आप चार्ट की बात करते हो ना, तो चार्ट होता क्या है? चार्ट बेसिकली आपका कोई भी एक तरीके से टेक्सचुअल डाटा है या फिर कोई भी आपका जो स्प्रेडशीट का जो डाटा है, आप क्या करते हो उसको इन द फॉर्म ऑफ विज़ुअल दिखाने का काम करते हो, तो उसको हम चार्ट बोल देते हैं। तो अलग-अलग टाइप के हमारे पास चार्ट होते हैं। जैसे हम बात देते हैं पाई चार्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना? या फिर हम बात कर लेते हैं कि सिंपल चलो मैं बात करें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, एक हमारे पास जो चार्ट्स होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है हम काइंडली उन्हीं को अभी डिस्कस करेंगे। एक हम पढ़ लेते हैं पाई चार्ट, ओके? तो पाई चार्ट का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा चार्ट होता है जो बेसिकली हमें ना परसेंटेज दिखाने का काम करता है। परसेंटेज इन द सेंस कि वो रिलेशनशिप बताता है पार्ट टू द होल। ओके, ये बताता है हमारे पास रिलेशनशिप। एग्जाम में ना यही लिखा जाता है कि ऐसा कौन सा चार्ट है वो हमें रिलेशनशिप बताता है, किसका? रिलेशनशिप ऑफ द होल। और कैसे दिखाता है? हमेशा होल और या फिर इसको क्या कर लेना, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो वो कौन होता है? वो हमारा पाई चार्ट होता है। जैसे अपने कभी आपने चार्ट देखा होगा, ऐसे करके चार्ट बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो आपका जो हिस्सा होता है उसको ऐसे लिखा होता है, टुकड़े टुकड़े में तोड़ के लिखा होता है ना? तो मान लेते हैं कि आ गया हमारे पास 180, है ना? 180% यहाँ पे आ गया, 180 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया मान लेते हैं 60, यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे मान लेते हैं 100 यहाँ पे आ गया, और 20 हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, इसका मतलब है टोटल जो मेरा चार्ट है, मतलब टोटल वैल्यू मेरी कितनी है मेरे पास? 360 है। अब 360 में जो यहाँ पे कोई एक हिस्सा है, मान लेते हैं कि ये जो मेरा 180 है, ये मेरा हिस्सा आ गया कोई फ्रूट का आ गया, मान लेते हैं ये ऑरेंज का आ गया, कि गर्मी में ऑरेंज 180% बिकते हैं। वहीं मान लेते हैं 60% आ गया हमारे पास बनाना का। वहीं 100% आ गया मान लेते हैं, मतलब कि 360 में से 100% हमारा किस में बिकता है? मान लेते हैं हमने बोल दिया कि ये हमारे लेमन वगैरह हमारे कंज्यूम होते हैं। 20% आ गया मान लेते हैं हमारे पास ग्रेप्स आ गए। इस वे में जो आपको जो चार्ट दिखाया जाता है कि आपको क्या है, रिलेशनशिप दिखाया जाता है कि पूरे के कॉन्टेक्स्ट में कितने कितने हिस्से हैं जो क्या होते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो डाटा हम डिस्प्ले करवाते हैं इसको हम पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा आता है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट का ना यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको ना ट्रेंड देखना है, बस इतना याद रखना, एक कीवर्ड आप याद रख लेना, ट्रेंड। ट्रेंड जैसे आप देखते हो ना कि आजकल काफ़ी अलग अलग ट्रेंड चलते हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ होती है। तो जब भी आपको ना ट्रेंड्स देखना होता है, किसका? ट्रेंड्स ऑफ डाटा। कब? जब वो चेंज हो रहा होता है, चेंजिंग ओवर अ कंटिन्यू पीरियड, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, या फिर पीरियड इन टाइम, जैसे आपको ठीक लगे आप इसको लिख लेना। मतलब एक पर्टिकुलर समय में जो ट्रेंड है वो कितना बदल रहा है, उसको देखने के लिए कौन से चार्ट को यूज़ किया जाता है? लाइन चार्ट को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कॉलम चार्ट भी होता है, अलग अलग चार्ट होते हैं, नोट कर लेना है सभी को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक हमारे पास ना कॉलम चार्ट आता है। तो कॉलम चार्ट क्या करता है? बेसिकली जब आपको ना कंपेयर करना होता है अलग अलग कैटेगरीज को, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मैं बोल देता हूँ कि मतलब अलग अलग कैटेगरीज को मैं जैसे कंपेयर कर रहा हूँ कि मैंने दो मेरी अलग अलग शॉप्स बनाई हैं। एक शॉप्स में अपने कपड़े बेच रहा हूँ, दूसरे शॉप्स में मैं अपने फल फ्रूट वगैरह बेच रहा हूँ। मुझे कंपेयर करना है उन दोनों में से कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट किस में है और किस में नहीं है। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसके लिए हम कॉलम चार्ट का यूज़ करते हैं। बस इतना लिख लेना इसमें। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, या फिर कंपेयर्स वैल्यू अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज, या सॉरी यहाँ पे मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे कैटेगरीज कर लेना, डिफरेंट कैटेगरीज यूजिंग। कैसे करोगे आप? क्योंकि कॉलम कैसे होते हैं हमारे? कॉलम ऐसे होते हैं ना, वर्टिकल। ओके, यूजिंग वर्टिकल बार्स,
ओके, तो ऐसे करके आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि कॉलम चार्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, लाइन चार्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा पाई चार्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और आता है हमारे पास बार चार्ट, इसको बोल देते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि बार चार्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो, बार चार्ट और कॉलम चार्ट में एक जैसा ही है, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें हम डाटा ना वर्टिकल दिखाते हैं, बेसिकली होगा सेम ही कि हम क्या करते हैं, अलग अलग डाटा को कंपेयर करते हैं। पर कॉलम चार्ट में हम वर्टिकल कंपैरिजन करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। कॉलम चार्ट में आप क्या करते हो, कॉलम चार्ट में आप डाटा को ना वर्टिकली दिखाते हो। पर जो आपका बार चार्ट होता है, बाकी तो सारा बाकी सब सेम होता है, इसमें भी यही करते हो आप, डाटा को कंपेयर करते हो। पर डाटा कैसे कंपेयर करते हो, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो। हॉरिजॉन्टल बार का आप यूज़ करते हो। मतलब होगा क्या, ऐसे आपका ये बन गया, आपका ऐसे करके हॉरिजॉन्टल बार आएगा। जहाँ पे इसमें आप देखते हो ना, इसमें आपको यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे आपके ये बार बने हैं, तो ये आपका कॉलम चार्ट बन गया। और जब ऐसे और इस तरीके से अगर आपके लाइन के वे में, कॉलम के वे में अगर आपको डाटा कंपेयर करके दिखाया जा रहा होगा, उसको बोला जाता है बार चार्ट। और ये हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर ये हमें क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है। तो इसको काइंडली आपने नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा हमारे पास और भी होते हैं, डोनट चार्ट होता है, इसके अलावा स्कैटर, जिसको हम एक्स वाई चार्ट के नाम से भी जानते हैं ना। चलो, आपको नोट करना है तो काइंडली इसको नोट कर ही लोगे। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो काइंडली आप लिखवा दिया करो, तो इसको भी आप नोट कर लो। हमने, हाँ चलो स्कैटर बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिख लेना इसको। देखो, के बार ना इसको स्कैटर लिखा होता है, एग्जामिनर के बार ना इसको स्कैटर के नाम से लिखता है, या फिर के बार इसको ना एक्स वाई चार्ट भी लिख देता है वो। तो जो भी एग्जाम में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इसको नोट कर लेना है कि ये हमें क्या चीज़ बताने का काम करता है। तो आपने इसको नोट करना है। ये हमेशा ना हमें एक ना को रिलेशन होता है ना। एक हमारे पास क्या होता है, को रिलेशन होता है किस किस के बीच में। अलग हमारे पास तो अलग अलग मतलब सेट है, अलग अलग सेट मान लेते हैं। एक तरफ हमारे पास बुक्स का कलेक्शन है, एक तरफ हमारे पास क्या है, एक तरफ मान लेते हैं एक जो बुक्स हैं वो सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं, दूसरी तरफ जो हमारी बुक्स हैं वो जनरल नॉलेज की बुक्स हैं। और हमें क्या करना है, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है या फिर रिलेशन सेट करना है। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्कैटर चार्ट का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इतना नोट कर लेना कि ये क्या करता है, बेसिकली सर इट शोज़ या फिर इट डिस्प्लेस, जैसे आपको नोट करना होगा उसको नोट कर लेना। इट शोज़ द को रिलेशन, को रिलेशन, या फिर समटाइम इसको आप ऐसे लिख लेना, ये करता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टू डिस्टिंक्ट सेट। हमेशा याद रखना है डिस्टिंक्ट सेट होता है, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, टू डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। ओके, न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये हमेशा जो कीवर्ड है वो आपने नोट करने हैं। होता क्या है, रिलेशनशिप बताता है दो के बीच में, पर कैसे, जब वो दोनों आपस में डिस्टिंक्ट हो, यूनिक हो, डिस्टिंक्ट सेट के ऊपर हो। और वो कैसे आपको बताएगा, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू आपको वो बताने का काम करेगा। ओके, बाकी डोनट चार्ट होता है। देखो, डोनट चार्ट और पाई चार्ट में ज़्यादा फर्क कुछ होता नहीं है। बस डोनट चार्ट में क्या होता है, बीच में ऐसे होल होता है बस। ओके, मतलब मिडल में होल होता है। बाकी ये भी क्या करता है, ये मल्टीपल डाटा सीरीज को दिखाने का काम करता है। ओके, बस आपने इतना नोट कर लेना है। जो हमारे पास ना डोनट चार्ट होता है, एक डोनट चार्ट है ना, ये बेसिकली पाई चार्ट की तरह ही होता है, पाई चार्ट की तरह सिमिलर होता है। बट इसमें होता क्या है, इसमें ऐसे लिख लेना, बट इट हैविंग अ होल इन द मिडल, अ होल इन द मिडल। साथ ही साथ आपने नोट करना है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड इट कैन शो मल्टीपल सेट ऑफ डाटा, मल्टीपल सेट ऑफ डाटा, या फिर ना इसको आप छोटे वे में लिख लेना, डाटा सीरीज। यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं मल्टीपल सेट ऑफ डाटा या फिर डाटा सीरीज। तो जब भी डाटा सीरीज दिखानी हो आपने, या फिर मल्टीपल सेट ऑफ डाटा अगर आपको दिखाना हो एक ही जगह के ऊपर, तब आप किसका यूज़ करते हो, आप तब डोनट चार्ट का यूज़ करते हो। देखो, पाई चार्ट और जो हमारे पास डोनट चार्ट होता है, इसमें बस आपने यही याद रखना है कि जो हमारे पास
पाई चार्ट होता है वो हमेशा क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है किसमें, बेसिकली एक पूरा का पूरा जो टुकड़ा होता है उसमें कितने कितने परसेंट में कितनी कितनी चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, वो बताने का काम करता है हमें पाई चार्ट। पर डोनर चार्ट क्या करता है, एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल डाटा सेट्स को वो क्या करता है, दिखाने का काम करता है अपने ऊपर। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के ऊपर, तो इसको भी आपने नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी और होते हैं। वैसे हम बात कर लेते हैं कि जब बात कर लेते हैं कि कॉलम चार्ट की जैसे बात कर लेते हैं, तो कॉलम चार्ट क्या करता है, वो डाटा हमें हॉरिजॉन्टल देता है। वहीं अगर मैंने बात की जैसे आपको अभी इसकी ठीक है, मतलब हमने अब 2-3 अभी पॉइंट और भी डिस्कस किए हुए हैं, तो इसको आपने काइंडली नोट कर लेना है ना। अभी थोड़ा गला भी थक गया बोल बोल के, तो चलो अभी के लिए आज के लिए इतना रखो। बाकी इसके जो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करी है, तो काइंडली इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलो आपके लिए एक छोटा सा मैं होमवर्क भी दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो बच्चे कमेंट करते हैं या फिर जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं अच्छे ढंग से, तो वो एक छोटा सा उनकी रिवीजन भी होती रहे। तो मैं आपको सिंपल से 2-3 होमवर्क देता हूँ कि फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है, और व्हाट्सएप कौन से ईयर में आया था। जो आप डेली यूज़ करते हो ना उसके बारे में आपको बताना चाहिए। व्हाट्सएप कौन से ईयर में आया था, करंटली इसका हेड कौन है, ठीक है, करंटली हेड इन इंडिया, इंडिया में इसका हेड कौन है, और जो पूरे मतलब वर्ल्ड में इसका हेड कौन है व्हाट्सएप का, कौन से ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये सारी चीज़ें। और सेकंड नंबर पे आपका होमवर्क रहेगा कि हम्म, हाँ, एक हमने अभी चार्ट डिस्कस नहीं किया है, इसका नाम आता है रेडार चार्ट। रेडार चार्ट क्या होता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जस्ट आप सर्च कर लेना, आपको गूगल में इसके बारे में मिल जाएगा, है ना। रेडार या फिर इसको समटाइम वेब चार्ट के नाम से भी जानते हैं, बस इसके बारे में आप बता देना कि ये होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों हम इसको यूटिलाइज करते हैं। और एक सिंपल सा आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं कि हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड्स होती हैं। एक शॉर्टकट कमांड आप नोट करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप। ये कमांड क्या करती है, ओके, कंट्रोल प्लस पेज अप कमांड क्या करती है, कहाँ पे, एक्सेल के अंदर। एक्सेल की बात कर रहा हूँ मैं। कल आप बोलोगे कि सर एक्सेल की बात कर रहे हो कि वर्ड की बात कर रहे हो, चलो आप मुझे एक्सेल में भी बताओगे और MS वर्ड में भी बताओगे ये कमांड, जो कमांड है वो करती क्या है। तो ये आपके लिए आज के लिए छोटा सा ये होमवर्क, 3 क्वेश्चन होमवर्क है। तो काइंडली जो भी बच्चे इनको देख रहे होंगे तो काइंडली इनको जरूर कमेंट करें नीचे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। बाकी कोई डाउट है आपके मन में, कोई भी क्वेरी रहती हो तो काइंडली मुझसे मतलब कमेंट करके पूछ लिया करो। मैं ट्राई करूँगा जब भी मैं फ्री होता हूँ ना तो मैं आपके जो कमेंट वगैरह पढ़ लेता हूँ। बाकी हमारे टीम मेंबर हैं वो भी पढ़ते रहते हैं, वो भी देखते रहते हैं ना। आपकी फीडबैक, जैसे आप फीडबैक देते हो वैसे और मतलब मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम और आपके लिए एफर्ट करें। बाकी ये मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई है, हमारा सिर्फ 1% एफर्ट होता है, 99% एफर्ट आपकी साइड से ही होगा ये। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।